बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल किंगडम के फाइला और आखिरी फाइलम कॉर्डेटा की क्लासेस पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमने फ़िश को देखा था, एम्फीबियन को आज पहले डिस्कस करेंगे हल्का सा और उसके बाद रेप्टाइल्स पर आएंगे। एम्फीबियंस उनको कहा जाता है जो बैक वक्त पानी और खुशकी में रह सकते हैं। असल में इनकी ज़िंदगी का आगाज़ पानी से होता है। तो पानी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ एग्स और स्पर्म्स पानी में डाल दिए जाते हैं और वहाँ फर्टिलाइज होते हैं। फिर वहीं से इनकी डेवलपमेंट भी होती है, डेवलपमेंट इन वाटर, और इस डेवलपमेंट को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस लफ्ज़ को दोबारा याद करें, हमने आर्थ्रोपोडा में भी इसका जिक्र किया था। मेटामॉर्फोसिस को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं और इसको यूं कहा जाता है एब्रप्ट चेंज इन बॉडी फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस पर बॉडी की शक्ल में अचानक तब्दीली आती है। मसलन फ्रॉग हमारा बहुत जाना पहचाना है। फ्रॉग का अंडा है, जब ये इस स्टेज पे था तो ये अंडे की शक्ल में था। यहाँ से इसका लार्वा निकला और लार्वा इनका टेडपोल कहलाता है। ये इस तरह का एक्सटर्नल गिल्स हैं, फिन वाली टेल है, आई है, तो ये फिश लाइक लगता है, बिल्कुल चेंज है। और फिर इससे जब ये डेवलप होता है तो ऑलमोस्ट फ्रॉग की खूबियाँ एक्वायर करता है। टांगें डेवलप हो चुकी होती हैं और दुम भी मौजूद होती है। फिर जब ये एडल्ट में तब्दील हो जाता है तो अपनी दुम को ख़त्म कर देता है। तो अब आप देखें, ये चारों जो बॉडी फॉर्म्स थी, इसमें बहुत सारी चेंजेस थी। ऐसे एब्रप्ट या अचानक होने वाली तब्दीली, इससे अचानक ये, इससे अचानक ये, उससे अचानक ये, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये एम्फीबियंस की खूबी है। इसके अलावा इनको एमनियोट्स भी कहा जाता है। असल में आगे हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं 3, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस। इनमें एमनियोन नहीं होती है। एमनियोन नाम की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ना होने की वजह से इनको एमनियोट्स कहा जाता है। और फिर इनके अंदर चलेंगे तो इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड है। फिश का कैसा था? 2 चैम्बर्ड था। फिश के हार्ट के 2 चैम्बर थे। एक एट्रियम था जो ब्लड रिसीव करता था, दूसरा वेंट्रिकल था जो ब्लड को गिल्स की तरफ भेजता था। गिल्स से ये खून पूरे जिस्म में डायरेक्ट तकसीम हो जाता था। लेकिन एम्फीबियन में ऐसा नहीं हुआ है। एम्फीबियन के हार्ट में 3 चैम्बर्स आए और इसकी वजह से डबल सर्किट सर्कुलेशन हुई है। ये फिनोमेना पहली दफ़ा है। एम्फीबियन का हार्ट इस तरह से, आप अंदर से काट के देखें तो ऊपर 2 चैम्बर्स हैं, नीचे एक ही चैम्बर है। यहां से ऑक्सीजनेटेड खून, यहां से डीऑक्सीजनेटेड खून आया और ये दोनों तरह के खून एक साथ एक चैम्बर में आए और अलग से बाहर निकलकर जो डीऑक्सीजनेटेड था वो लंग्स की तरफ गया, जो ऑक्सीजनेटेड था वो बॉडी की तरफ गया। और कहना ये चाह रहा हूं कि इस हार्ट में खून 2 दफा आया है। डबल सर्किट इसलिए कहते हैं, आप इसको ये यूं समझ लें, हार्ट से निकलकर लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस हार्ट में, अब हार्ट से ये फिर बॉडी में और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर हार्ट में। तो 2 चक्कर हुए ना। एक है सर्किट जिसको हार्ट और लंग्स के बीच में कहा जाएगा, इसको पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। दूसरा है हार्ट और बॉडी के दरमियान, उसको सिस्टमिक सर्किट कहते हैं। डबल सर्किट सर्कुलेशन आ गया। लेकिन मुकम्मल तफसील देखेंगे तो इस तरह से है कि हार्ट के पीछे एक बड़ी सी थैली होती है बाहर की तरफ, जिसको साइनस वेनोसस कहते हैं। ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का सारा खून इधर आया, ये बॉडी के निचले पार्ट से खून आके इस थैली में भर गया। ये थैली हार्ट के राइट चैम्बर में खुली और इधर लंग से खून आया है लेफ्ट एट्रियम में। ये दोनों खून एक ही सुराख से नीचे आए लेकिन मिक्स नहीं हुए, इसलिए कि हार्ट के बाहर एक और थैली लगी हुई जिसको ट्रंकस आर्टियोसिस कहते हैं। बस यूं समझ लें,
ये खून और ये खून दोनों इसके अंदर आए, दो धारियां, इनको अलग करने का एहतमाम है, बीच में एक पर्दा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा खून मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से जब ये बाहर आता है ना तो दो शाखें पहले बनती हैं और हर शाख मजीद 3-3 शाखों में डिवाइड हो जाती है, तो खून मिक्स हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये लंग्स के जरिए भी ऑक्सीजन लाते हैं, स्किन के जरिए भी ऑक्सीजन लाते हैं, इसलिए एम्फीबियन के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून में ऑक्सीजन के लेवल में मामूली सा फर्क होता है, इसलिए दोनों खून अगर मिल भी जाए तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल आप ये याद रखें कि इनका हार्ट 3 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, डबल सर्किट सर्कुलेशन है, ये याद रखें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल है, अंडे दे के पेरेंट्स चले जाते हैं, अंडों के अंदर बहुत सारा योग मौजूद होता है जिसको वो यूज़ करते हैं, अंडों में कोई शेल मौजूद नहीं होता। फ्रॉग्स, टोड्स, ये वो सारे शामिल हैं इसमें। अलबत्ता इसमें एक ग्रुप था सिसिलियन जिसमें टांगें नहीं होती हैं, वरना ज़्यादातर में 4 टांगें मौजूद होती हैं। एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हुआ है, नर्वस सिस्टम बेहतर हुआ है, सांस का निज़ाम 2 तरह का है, इसलिए बहुत फायदा है इनको। अब हम आते हैं रेप्टाइल्स की तरफ। जी भाई जी हाँ, टोड एक ऐसा एम्फीबियन है जो पानी से ज़रा दूर भी सरवाइव कर सकता है। अब पानी से जब दूर सरवाइव करेगा तो उसको तो पानी के मसाइल का सामना होगा। उसकी स्किन असल में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक बहुत पतली शीट एक्चुअल स्किन के बाहर है और ये वाली शीट खुश्क होती है। जब ये ड्राई जगहों पर जाता है तो बहुत सारा पानी एक्चुअल स्किन और इस शीट के दरमियान में ये स्टोर करके रखता है और इस पानी के साथ गैस एक्सचेंज वगैरह करता है। तो इस एक्स्ट्रा यूं समझो मैंने कोट पहना हुआ है, बारिश हो जाए तो मैं एक बरसाती भी पहन लेता हूं ऊपर। जिसने बरसाती नहीं पहना है वो गीला हो जाएगा, जिसने पहना है वो खुश्क। तो इसने बरसाती के बरक्स खुश्की के लिए कोई चीज पहनी है, तो लिहाजा पानी को जिल्द और इस एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन के दरमियान स्टोर करके रख सकता है, इसलिए ये फ्रॉग के मुकाबले में ज्यादा खुश्क जगहों पर सर्वाइव कर सकता है। जबकि फ्रॉग के पास ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं होती है, लिहाजा फ्रॉग पानी के करीब रहने पर मजबूर है। ठीक हो गया जी। ये वाहिद टोड है जो एम्फीबियन का वाहिद मेंबर है जो निस्बतन खुश्क जगहों पर रह सकता है। सर हाइबरनेशन। अच्छा हाँ, ये मैं दोबारा बता दूं, एम्फीबियन और फिश समेत, बल्कि कहना चाहिए अभी तक हम जितने ऑर्गेनिजम्स को पढ़ चुके हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, वो सब के सब कोल्ड ब्लडेड थे। कोल्ड ब्लडेड से ऐसा लगता है कि इनका खून ठंडा है, ऐसा नहीं है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है दे नेवर आर प्रोड्यूस लिटिल बॉडी हीट, ये बहुत थोड़ी सी बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए दे डिपेंड ऑन देयर एनवायरनमेंट फॉर हीट। माहौल के टेम्परेचर से ये जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ ये लफ्ज़, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन सराउंडिंग टेम्परेचर। उनके माहौल के टेम्परेचर में जो उतार चढ़ाव होता है उसी तरह से इनके जिस्म के टेम्परेचर में भी उतार चढ़ाव होता है। यानी बाहर सर्दी है तो इनका जिस्म भी ठंडा है, बाहर गर्मी है तो इनका जिस्म भी गर्म है। लेकिन इनके एंजाइम को काम करने के लिए एक मुनासिब टेम्परेचर तो चाहिए, लिहाजा जब बाहर का टेम्परेचर डाउन हो जाए तो ये उस जिस्म के टेम्परेचर को ड्रॉप करके एक्टिव नहीं रह सकते हैं। उस वक्त ये हाइबरनेट करते हैं और हाइबरनेशन करते हैं। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स दीज एनिमल्स स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और तकरीबन बेहोश हालत में ये जिंदा रहते हैं। सिर्फ इस दौरान न ग्रोथ होती है, न ये फीडिंग करते हैं, न रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस अमल को कहा जाता है हाइबरनेशन। इसी तरह सख्त गर्मी को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाए बहुत तो उस वक्त भी ये नींद बेहोश हो जाते हैं। उस एक्टिविटी को कहते हैं एस्टिवेशन या समर स्लीप। बहुत सख्त गर्मी को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत सख्त
सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोनों सूरतों में ये नींद बेहोश होकर अपनी सारी बॉडी की या ओवरऑल लाइफ की एक्टिविटीज को रोक देते हैं टेम्परेरी। जब सुटेबल कंडीशन में आ जाते हैं तो एक दफ़ा फिर एक्टिव हो जाते हैं और फिर रूटीन की लाइफ शुरू करते हैं। ठीक हो गया? और कोई पॉइंट रह तो नहीं है? तो अब हम आते हैं रेप्टाइल्स की तरफ। रेप्टाइल को हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स। यहां एनिमल से मुराद कॉर्डेट्स, बाकियों की बात नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं, कॉर्डेट का पहला ग्रुप हमने पढ़ा था फिशेस, वो टोटली पानी में रहती थी। दूसरा ग्रुप एम्फीबियन का था, जिनको हमने कहा फर्स्ट लैंड एनिमल्स, बट दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू लिव इन नियर वाटर कोर्सेस। वो पानी से बाहर तो आए हैं लेकिन पानी के आज भी मोहताज हैं, पानी के करीब रहने पर मजबूर हैं। दो वजह से, एक तो उनकी ज़िंदगी का आगाज़ ही पानी से हो रहा है, अंडे देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी के मोहताज हैं। दूसरा, लैंड के माहौल में कोई खतरा महसूस करें तो फिर पानी में जाके पनाह लेते हैं। इसलिए इनमें सांस लेने के भी दो निज़ाम थे। पानी में जाए तो लंग्स को बंद करके स्किन के जरिए सांस लेना, खुश्की में आए तो लंग्स के जरिए सांस लेना। लेकिन अब रेप्टाइल को फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी से दूर खुश्क जगह पर मुकम्मल तौर पर रह सकते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए भी इनको पानी की ज़रूरत नहीं है। तो क्या एहतमाम किया देखते हैं। सबसे पहले इनका जिस्म 5 हिस्सों में डिवाइड है। हेड है, नेक है, पहली दफ़ा गर्दन इवॉल्व हुई, नया पन आ गया ना। ट्रंक मेन बॉडी को कहा जाता है, और लिम्स टांगे आ गई, और टेल आखिर में दुम भी है। तो बॉडी के एम्फीबियन के पास आमतौर पर एडल्ट्स में 3 हिस्से थे, इनके पास 5 हिस्से आए। बहरहाल नेक बहुत अहम है, ये पहली दफा है। दूसरा, ड्राई स्केली स्किन। ये बैरूनी तब्दीलियों में एक बड़ी तब्दीली ये है कि इनकी जिल्द खुश्क है और छिलकों पर मुश्तमिल है। ये छिलके हीट लॉस को रोकते हैं बहुत सारा, और जिल्द इनकी मॉइस्ट नहीं है, मोटी जिल्द है, थिक है, स्केली है, जो हीट लॉस को किसी हद तक रोक सकती है, लेकिन इस स्किन के जरिए सांस नहीं लिया जा सकता। फिर अंदर आएंगे तो अंदर हमें क्या नजर आता है? सबसे पहले इनका जो हार्ट है पार्शियली डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। एम्फीबियन का कितना था? 3। ये है पार्शियली। लेकिन एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स का हार्ट मुकम्मल तौर पर 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। बाकी सारे रेप्टाइल का हार्ट पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या है? ये हार्ट है फर्स्ट करके। एम्फीबियन में भी ऊपर 2 चैम्बर तो थे, नीचे एक ही था। इनके यहां इधर से थोड़ा सा एक पर्दा बनना शुरू हुआ है, इसलिए यहां से जो लंग से खून आया वो इससे टकरा के अलग जाएगा, इधर बॉडी से आया हुआ खून इससे टकरा के अलग जाएगा। तो इधर खून ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को मिक्स होने का चांस कम हो गया। एम्फीबियन में मिक्स हो भी जाए तो कोई इशू नहीं था ना, मैंने बताया आपको, क्योंकि वो जिल्द से भी सांस लेते थे, लंग से भी, लिहाजा उनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह के खून में मामूली फर्क था। इनमें तो बहुत सारा फर्क है, ये सिर्फ लंग से सांस लेते हैं। तो हार्ट इज पार्शियली डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। डबल सर्किट सर्कुलेशन यहाँ भी है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क जो आया है वो है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एम्फीबियंस में क्या थी? बाहर पानी में, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसलिए पानी की जरूरत नहीं है। और एग में एम्नियोन नाम की तीसरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ गई है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मैं दोबारा बताता हूं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फिश और एम्फीबियन में 2 थी,
एमनियोन नहीं थी, इसलिए उनको क्या कहा था, एन एमनियोट्स। इनमें एमनियोन नाम की तीसरी लेयर भी आ गई है, इसलिए ये एमनियोट कहलाते हैं। 3 लेयर्स के अगर नाम याद रखना चाहते हैं तो एमनियोन, कोरियोन और एलेंटॉइस, ये 3 लेयर्स हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूं कि कोरियोन और एलेंटॉइस एम्फीबियन में भी है, फिश में भी है, लेकिन उन दोनों के पास एमनियोन नहीं है। यहां आके एमनियोन में आ गए, इसलिए यहां से ऊपर वालों को एमनियोट्स कहते हैं। तीसरा फर्क इस रिप्रोडक्शन में यह आया है कि शेल्ड एग, ये पानी से इसलिए जान छुड़ाने में कामयाब हो गए कि ये ऐसे अंडे देने लगे हैं जिसमें शेल है। तवज्जो है मेरी तरफ? ये परिंदों का अंडा तो हमने देखा है, मुर्गी का, उसमें भी शेल होता है, लेकिन एम्फीबियन का शेल लेदरी होता है। ये शेल कैसा है? लेदरी। लेदरी का मतलब ये है, तवज्जो है मेरी तरफ, परिंदों के शेल में कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो सख्त होता है, जबकि इनका शेल निस्बतन नरम होता है, चमड़े की तरह है, मजबूत है लेकिन नरम है। यहाँ से एक गलतफहमी दूर हो जाएगी। बाज़ औक़ात मार्केट में बड़े साइज के अंडे आए तो अफवाह फैलाने लगे लोग कि ये सांप के अंडे हैं। सांप रेप्टाइल है, उसके अंडों का शेल परिंदों के अंडों की तरह सख्त नहीं होगा, नरम होता है उसका, लेदरी। तो रेप्टाइल का शेल कैसा है? लेदरी है, सख्त नहीं है, ये याद रखना। इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें बहुत सारा योक रखा गया है और साथ में जो आपने देखा है एक एल्ब्यूमिन है। तो जाइगोट और एम्ब्रियो कह सकते हैं, एम्ब्रियो के लिए खुराक का भी एहतमाम है, यहाँ पर प्रोटेक्शन का भी एहतमाम है, और इंक्यूबेशन के बाद इनसे बच्चे बाहर निकल आते हैं। ये लैंड में रहने के लिए एक कामयाब कोशिश थी जो इनको बेहतरीन यहाँ पर फिट रखती है। इसके अलावा इनमें एक और नई चीज आ गई है, टांगों में डिजिट्स हैं, उंगलियां, और उंगलियों में क्लॉज हैं, यानी जो जिस तरह हमारे नाखून नहीं है इस तरह इनके भी लंबे लंबे नाखून। ये एम्फीबियन में नहीं था, तो ये भी इजाफी चीज आ गई जिसकी वजह से इनको चलने में भी आसानी होती है और डिफेंस एंड ऑफेंस में भी आसानी होती है। एक छोटा सा नुकता और बताता हूँ, जरा तवज्जो से सुनो। एम्फीबियन में टांगे पहली दफा क्लियर हुई ना, इसलिए वो टांगे नीचे के बजाय साइड पे निकली हुई है। इनमें भी टांगे ज्यादातर साइड पे निकली हुई है। साइड पर निकली होने की वजह से क्या होता है, जब ये जमीन पर एक तरह से चलने की कोशिश करते हैं तो टांगे डाउनवर्डली डायरेक्टेड ना होने की वजह से बॉडी को पूरा उठा नहीं सकती, लिहाजा जब ये चलते हैं तो इनका पूरा जिस्म जमीन को टच करके चलता है। मैं 2 चीजों को जहन में लाने की दावत देता हूं आपको, एक छिपकली को जहन में लाए, एक बकरी को जहन में लाए। बकरी की टांगें डाउनवर्डली डायरेक्टेड है, जिसकी वजह से बकरी का जिस्म जमीन से काफी ऊंचा होता है और उसके चलने में आसानी होती है, वजन उठा के चलना है। जबकि छिपकली की टांगें साइड को निकली हुई है, डाउनवर्डली डायरेक्टेड नहीं है, इसलिए छिपकली दीवार पे भी होगी तो पूरा जिस्म उसका जिस्म टच कर रहा होगा। एम्फीबियन और रेप्टाइल दोनों की टांगें साइडवेज में निकली हुई हैं, जिसकी वजह से ये टांगें बॉडी को फुली जमीन से उठाने में नाकाम है। लिहाजा जब ये एनिमल चलते हैं तो इनका जिस्म जमीन को, या पेट खास तौर पर जमीन को टच करके चलता है। सारे रेप्टाइल का मसला है। रेंगने वाला इसीलिए कहते हैं, रेप्टाइल का मतलब भी है रेंगने वाला। अच्छा, इसमें सांप इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान वो अपनी टांगों को खो चुका है। सांप में टांगे थी और इसका सबूत आज भी है। जो बड़े पाइथन्स वगैरह हैं उनमें पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल की हड्डियां मौजूद हैं, जो इस बात का इशारा देती हैं कि इनमें टांगें मौजूद थीं, जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान, खास तौर पर मैं डायरेक्ट बता दूं तो जब डायनासोर का दौर चल रहा था तो ये सांप वगैरह उनसे छुप के, क्योंकि वो इनको खाते थे, बिलों के अंदर और दीवारों के अंदर रहते थे, तो वहाँ टांगों की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि ये टांगें उधर फंस के इनके लिए मुश्किलात पेश आती थी, तो उनको रिड्यूस करके ख़त्म कर दिया इन्होंने इवोल्यूशनरी प्रोसेस में।
अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल है? क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, स्नेक और छपकलियों को एक साथ रखा जाता है। स्फेनोडॉन, स्फेनोडॉन एक ही स्पीशी है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है और इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। लिविंग फॉसिल, तवज्जो से सुनना, ये लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? पहले किसी जानदार की हजारों लाखों साल पुरानी बाकियात, और इसको लिविंग फॉसिल इसलिए कहते हैं कि इसके ओरिजिनल फॉसिल मिले हैं, उनको मौजूदा स्फेनोडॉन से जब कंपेयर किया जाता है तो पता चलता है इसके बहुत सारे कैरेक्टर वो हैं जो 200 मिलियन साल पहले से चले आ रहे हैं। 200 मिलियन साल पहले जो कैरेक्टर थे वो आज भी इसके पास मौजूद हैं, इसलिए इसको स्फेनोडॉन को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इसके बाद जो चौथा ग्रुप है रेप्टाइल का, वो टर्टल्स एंड टॉर्टॉइसेस है। सर कोमोडो ड्रैगन भी इसी में आता है? जी, कोमोडो ड्रैगन ये क्रोकोडाइल वाले ग्रुप में आता है। अच्छा, टर्टल और टॉर्टॉइस में क्या फर्क है? जो पानी में रहे वो टर्टल है, जो खुश्की में रहे वो टॉर्टॉइस है। उर्दू में दोनों को केचुआ कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर सोचने वाली बात है, ये जब फुली लैंड में रहने वाले हैं तो फिर पानी में क्यों गए? लेकिन याद रखना, जो टर्टल्स है ये पानी में जाकर रहने के काबिल हो गए हैं। खुश्की में जो खतरात से उनसे बचने के लिए, कंपटीशन से बचने के लिए उधर गए हैं। वहाँ पर सांस लेने के लिए न स्किन इस्तेमाल करते हैं न गिल्स इस्तेमाल करते हैं, लंग्स, लेकिन लंग्स तो पानी में इस्तेमाल नहीं होते। तो कुदरत ने इनके पास ऐसा निज़ाम दिया है कि ये एक सांस लेके डुबकी लगाते हैं, तकरीबन 2 घंटे तक सांस लिए बगैर रह सकते हैं। फिर सांस लेने की ज़रूरत पेश आए तो ये सरफेस पे आके एक लंबा सांस लेके फिर चले। जबकि क्रोकोडाइल पानी में रहता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो अपनी थूथनी या स्नॉट है उसको पानी से बाहर रखता है, वहाँ उसके नॉस्ट्रिल्स ऊपर है, तो बैठे बैठे वहाँ सांस ले सकता है। तो ये सारे इनका जिक्र था। अब इनके एवोल्यूशनरी प्रोसेस में क्या हुआ है? स्किन ड्राई हो गई है, अच्छा क्लॉज आ गए हैं, टांगे एम्फीबियन के मुकाबले में बेहतर हैं, नेक डेवलप हुई है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट पार्शियली या कंप्लीटली 4 चैम्बर्स में डिवाइड हुआ है, डबल सर्किट सर्कुलेशन है। जी बेटा। सर ये क्रोकोडाइल्स में आइस में एक एक्स्ट्रा लेयर होती हाँ। है सर, वो बाकी सब रेप्टाइल्स में भी होती है या सिर्फ? जी जी, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहलाती है बेटा। ये फिश में भी है, एम्फीबियंस में भी है, रेप्टाइल में भी है, बर्ड्स में भी है, लेकिन बहुत सारों में ये एक्सटिंक्ट हो गई है, यूजलेस हो गई है। मसलन हमारे इंसानों में भी थी, ये जो ट्रेपीजियम कहते हैं गालिबन इसको, ये गोश्त सा नज़र आता है ना, कभी धूल मिट्टी जाए तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। ये भी कहते हैं कि पहले कभी मेम्ब्रेन थी, मसलन हम पानी में जाए या हवा चले तो वो मेम्ब्रेन लपेट के इनको खोल के रखते थे, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुई, तो इस्तेमाल ना होने की वजह से रिड्यूस होकर इधर आ गई। अब हम आंखें डायरेक्ट बंद करते हैं। परिंदों को देखा होगा तो बहुत सारे परिंदे ये आईलिड्स ओपन रख के वो मेम्ब्रेन चढ़ा के बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहलाती है, जो इनमें भी है, बहुत सारों में फंक्शनल है, बहुत सारों में फंक्शनलेस होती है। और कोई पॉइंट रहता तो नहीं? सर ये ओविपेरस का क्या होता है? हाँ, जो अंडे देते हैं ना उनको ओविपेरस कहते हैं। ये आगे हम फिर डिस्कस करने वाले हैं। जानदारों को अंडे देने या बच्चे देने के लिहाज से 3 ग्रुपों में तकसीम किया है। अभी तक फिश भी ओविपेरस हैं, अंडे दे रहे थे, एम्फीबियन भी ओविपेरस थे, ये भी ओविपेरस हैं, बर्ड्स भी ओविपेरस हैं, मैमल्स हैं वीविपेरस। लेकिन जो ओविपेरस हैं उनका कोई मेंबर अगर बच्चे दे तो उसको ओवोविविपेरस कहते हैं। ठीक हो गया? ये ओविपेरस हैं, सिर्फ मैमल्स वीविपेरस हैं, बाकी इन्हीं में से अगर कोई बच्चे दे, मसलन कुछ छपकलियाँ हैं, कुछ सांप हैं, बच्चे देते हैं, वो ओवोविविपेरस कहलाते हैं।